हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है और ये इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूटिलाइज़ की जाती है और ये कितने टाइप की होती है और इससे हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स में इसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड एज अ ड्राइव। मोशन कंट्रोल के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है उसे हम ड्राइव कहते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने आसपास के अपने एरियाज़ में देखा होगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल कह सकते हैं, आपके घर में मिक्सी है या फिर आपके आसपास की जो आटा चक्की है, उसको भी इसके एज एग्जांपल हम इसे ले सकते हैं। इसमें फिर आगे कहता है, इट में एम्प्लॉय एनी ऑफ प्राइम मूवर्स सच एज डीजल और पेट्रोल इंजन, गैस और स्टीम टर्बाइन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर फॉर सप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी फॉर द मोशन कंट्रोल। इसमें प्राइम मूवर्स यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसा कि डीजल, पेट्रोल, गैस टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें मैकेनिकल एनर्जी और के मोशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ हम ये कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइम मूवर्स हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ड्राइव्स एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिक मोटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। स्पेसिफिकली अगर कोई भी जो ड्राइव है अगर इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ है, उस अगर वो इलेक्ट्रिकल मोटर से कंट्रोल हो रही है तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगर ये मैकेनिकल मेथड से यूज़ होती है तो दैट विल बी अ मैकेनिकल ड्राइव। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट सभी से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे डीजल इंजन है तो डीजल ड्राइव है, अगर स्टीम टरबाइन है, गैस टरबाइन है तो वो वहाँ से डिराइव होगा। इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के वो कुछ इस तरह से हैं। सोर्स, जो भी सोर्स है, डीजल, पेट्रोल या फिर जो भी है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो सोर्स, ऑब्वियसली सोर्स इज पावर, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट कमांड। एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं और इस पीपीटी में आगे कवर भी होगा। सोर्स, ऑब्वियसली सप्लाई एसी और डीसी, एज वी नो दिस इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। देन पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर मतलब हम किस तरह की मोटर यूज़ कर रहे हैं, एसी है, डीसी है, सिंक्रोनस है। नॉर्मली एसी डीसी में ही हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। कितनी सप्लाई चाहिए ये पावर मॉड्यूलेटर डिसाइड करेगा। एसी या डीसी किस तरह की सप्लाई है, कितनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा। फिर ये चला जाएगा सीधे लोड को। लोड में भी एनी काइंड ऑफ, जैसा कि आपका लोड है कुछ भी, आटा चक्की हो सकती है, मिक्सी में उसका जार हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। उससे पहले हम यहाँ पे एक सेंसिंग यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस जगह पे जो सेंसिंग यूनिट है उसको हम डिस्कस करते हुए, ये सेंसिंग यूनिट क्या करेगी, ये सेंसिंग यूनिट जो भी स्पीड है, ये जो भी स्पीड है या फिर टॉर्क है या फिर जो भी क्वांटिटी हमारे लोड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है,
मोटर को अफेक्ट करती है, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। या फिर अगर हम इसमें कांस्टेंट रखना चाहते हैं स्पीड को, टॉर्क को, जिस भी चीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज़ को हम यहाँ सेंस करेंगे। अगर उसमें वेरिएशन मिलता है, या फ्लो रेट को, अगर हम मिल्क प्लांट की बात करें तो यहाँ अगर फ्लो रेट को कंट्रोल करना है तो फ्लो यहाँ पर ऑफिस मीटर होगा, फ्लो मीटर होगा। तो ये सेंसर उसे सेंस करेगा। ये ऑप्शनल हो सकता है। ये उसको सेंस करके कहाँ देगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसके करस्पॉन्डिंग, आप सब कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखा है आप लोगों ने, ये कंट्रोल यूनिट इसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल जनरेट करेगा। स्पीड अगर लो हो गई है तो रेफरेंस वैल्यू को मैच कराने के लिए ज़्यादा करेगा, अगर स्पीड ज़्यादा हो गई है तो रेफरेंस वैल्यू कम कराने के लिए उसको सिग्नल देगा। कंट्रोल यूनिट सिग्नल आगे पहुंचाएगा। ये क्लोज लूप सिस्टम है, या फिर कमांड जैसा कि हम रिसीव करेंगे थ्रू ऑपरेटर, या फिर सिस्टम से जो भी हम रिसीव करेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके डिफरेंट पार्ट, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेंगे। पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर regulates the output power of the source। जो सोर्स आ रहा है उसके पावर को रेगुलेट करने का काम करता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था और यहाँ लिखा भी है। इट कंट्रोल्स द पावर फ्रॉम द सोर्स टू द मोटर इन सच अ मैनर दैट मोटर ट्रांसमिट द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय द लोड। फिर हम आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशंस लाइक स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड स्पीड रिवर्सिंग द एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। कब जब जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तब तक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आता है, और हमारा मॉड्यूलेटर जो है बहुत अच्छे से काम करता है, और मॉड्यूलेटर का जो मेन काम है वो यही है। फिर this excessive current drawn from the source may overload it or may cause a voltage drop. Hence, the power modulator restrict the source and motor current। तो आपका जो पावर मॉड्यूलेटर है, जब एक्सेसिव करंट ड्रॉ होता है तो वोल्टेज डाउन हो सकता है, ओवर करंट ड्रॉ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को वो बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करके जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उसको फीड करने की कोशिश करता है, और आउटपुट को कांस्टेंट रखता है। द पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर। जैसी भी हमारी मोटर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा पावर मॉड्यूलेटर। फॉर एग्जांपल, इफ डीसी सोर्स, if source is DC and an induction motor used, then power modulator converts DC into AC। अब हमारा पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो सप्लाई है उसको, उस DC सप्लाई को AC में कन्वर्ट कर देगा, अगर हमारे पीछे से सप्लाई DC आ रही है तो। इट ऑल्सो सेलेक्ट्स द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटर, दैट इज मोटरिंग और ब्रेकिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आजकल, जैसे कि स्मार्ट ई कार्स, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है मेट्रो ट्रेन के बारे में, वहाँ पे देखा जाए तो इसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि जब हमारी मेट्रो ट्रेन की ब्रेकिंग की जाती है तो जो मोटर होती है वो एज अ जनरेटर काम करती है, और उसको रिवर्स सप्लाई एनर्जी रिस्टोरेशन का काम करती है। ये हमारा काम था पावर मॉड्यूलेटर। फिर कंट्रोल यूनिट की बात करें अगर, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर विच ऑपरेट्स एट स्मॉल वोल्टेज
and power level. The control unit also operates the power modulator as desired. कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट लगाया जाता है जो कि बहुत ही कम वोल्टेज और पावर लेवल पे ऑपरेट करता है, और ये हमारा पावर मॉड्यूलेटर को डिज़ायर्ड वैल्यू अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि बाहर से भी सिग्नल रिसीव कर सकता है। फिर हम आगे देखते हैं। इट ऑल्सो जनरेट्स द कमांड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर एंड मोटर एंड इनपुट कमांड सिग्नल which adjust the operating point of the drive from an input to the control unit. तो आपने देखा ये कंट्रोल यूनिट के काम है। फिर सेंसिंग यूनिट क्या करती है? सेंसिंग यूनिट, जैसा कि इसको हमने एक ओवरव्यू हमने पहले ही ले लिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इट सेंसेस द सर्टेन ड्राइव पैरामीटर लाइक मोटर करंट एंड स्पीड। बाकी सारे पैरामीटर्स भी कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर एग्जांपल करंट एंड स्पीड की बात करी जा रही है। इट मेनली रिक्वायर्स आइदर फॉर प्रोटेक्शन और फॉर क्लोज लूप ऑपरेशन। ये नॉर्मली इस तरह से रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि क्लोज लूप ऑपरेशन परफॉर्म करना है या प्रोटेक्शन ऑफ मोटर के लिए इसको यूज़ करते हैं सेंसिंग एलिमेंट्स को। फिर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली अगर हमने कुछ अपग्रेड किया है सिस्टम को तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, और कभी जब अपग्रेडेशन होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस के बारे में भी। द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। इसकी बहुत ही वाइड रेंज अवेलेबल है मार्केट में, और हम इसको कस्टमाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की प्रेफर किया जाता है। दे आर एडॉप्टेबल टू ऑलमोस्ट एनी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज एक्सप्लोसिव एंड रेडियोएक्टिव environment, submerged in liquids, vertical monitoring, vertical mounting and so on। तो इसका ये डिफरेंट तरीके से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। सबमर्ज जहाँ पे एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे भी हम मोटर को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट है। वहाँ पे डीजल इंजन यूज़ करेंगे तो हज़ार्डस है, गैस टरबाइन यूज़ करेंगे हज़ार्डस है। फिर सबमर्ज कंडीशन, वाटर के अंदर हम डीजल इंजन को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत डिफ़िकल्ट है। सीलिंग, पैकेजिंग, वाटर लीकेज, मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों की दिक्कत आ सकती है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक ड्राइव की, तो आपने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा हुआ है सबमर्सिबल पंप का। वो पानी के अंदर डूब जाता है और एक्सेस ऑपरेट करता है। माउंटिंग इसकी किसी भी तरीके से, जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से भी की जा सकती है। कि बाकी किसी और मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, या हो सकता है ना भी हो पाए। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। एन इलेक्ट्रिक ड्राइव डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती है। पॉल्यूट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन कम से कम जहाँ होती है वहाँ तो नहीं करती है। इट कैन ऑपरेट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन। ये आपके चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकती है। इस क्वाड्रेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे।
जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें उसी तरीके से क्वाड्रेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे हम लिफ्ट का एग्जांपल लेंगे, एलिवेटर्स का एग्जांपल लेंगे और उसे समझेंगे, ये आगे हम देखेंगे। दे कैन बी स्टार्टेड इंस्टेंटेंटली एंड कैन इमीडिएटली बी फुली लोडेड, और इसको तुरंत इसको फुली लोडेड किया जाता है, मतलब इसका ऑपरेशन काफ़ी क्विक है। देयर इज नो नीड ऑफ रिफ्यूल और वार्म अप द मोटर, यहाँ पे इसकी रिफ्यूलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वार्म अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट स्टार्ट किया, फटाफट लोडिंग करी और काम स्टार्ट हो गया। दे हैव फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन बी एम्प्लॉयड टू ऑटोमेटिकली कंट्रोल द ड्राइव। इसकी जो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है और ये कहीं भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। They have flexible control characteristic and can be employed automatically control drive, ये पढ़ चुके हैं हम। Because of the following advantages, the mechanical energy already available from a non-electrical prime mover is sometimes first converted into electrical energy by a generator and back to the mechanical energy of an electrical motor। मतलब इसकी इतनी एडवांटेजेस होने की ही वजह से कभी कभी हम पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मेथड लाइक जनरेटर, और उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक मोटर में फीड करके इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल लिंक दस प्रोवाइड्स बिटवीन द नॉन इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर एंड द लोड इम्पैक्ट to the drive flexible control characteristic। ठीक है, ये सारे ये एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। द पावर फेलियर कम्प्लीटली डिसेबल्ड द होल ऑफ द सिस्टम। अगर पावर फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। द application of the drive is limited because it cannot use in place where the power supply is not available। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, अगर वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है तो हम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि इसके पहले एडवांटेज में भी बात की गई थी, अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम पहले डीजल इंजन से जनरेटर एज ए प्राइम मूवर की तरह काम कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पावर सप्लाई नहीं है तो हम पहले कन्वर्जन क्यों करें, डायरेक्टली उसी से यूज़ कर लें अगर कोई टिपिकल केस नहीं है। इट कैन कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन, और ये नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है। और किसी मेथड को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में इसमें नॉइज़ तो कम ही है, लेकिन नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज़ हाई। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है सिस्टम की काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर लेनी पड़ेगी, फिर कंट्रोल पैनल लगाना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के लिए स्किल्ड आदमी चाहिए जो कि इसको इनिशियली ऑपरेट करे, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि आपके कोर्स में भी मेंशन है। यहाँ पे ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव एंड मल्टी मोटर ड्राइव, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। ग्रुप ड्राइव क्या होते हैं? इफ सेवरल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म्स और मशीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वन शाफ्ट एंड ड्रिवन और एक्चुएटेड बाय वन मोटर, सिस्टम इज कॉल्ड अ ग्रुप ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर किसी एक मोटर के द्वारा सारे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है तो वहाँ पे हम इसे बोलेंगे ग्रुप ड्राइव। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे गाँवों में या फिर आसपास देखा होगा आपने, एक मोटर से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ऐसी शाफ्ट पे जिस पे कई सारी पुलिस लगी हों
और उन डिफरेंट डिफरेंट पुलीस से आउटपुट लेकर के कभी उसमें आपका आटे वाले में, कभी धान वाले में, कभी तेल वाले मशीन में इनपुट दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट से, और ये सारे ऑपरेट करते हैं। तो ये ग्रुप ड्राइव का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये आप ग्रुप ड्राइव से इतनी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें एक मशीन से ऑपरेट करेंगे। फिर यहाँ पे इसके एडवांटेज, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज ग्रुप ड्राइव। डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। एनी फॉल्ट दैट अकर्स इन द ड्राइविंग मोटर रेंडर्स ऑल द ड्राइविंग इक्विपमेंट आइडल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सारे के सारे इक्विपमेंट कैसे हो जाएंगे, आइडल हो जाएंगे, नहीं चलेंगे, खराब हो जाएंगे, तो काफ़ी लॉस हो सकता है। Efficiency low because of loss occurring in the energy transmitting mechanism, power loss। अभी हमने एक मोटर से बेल्ट के थ्रू दूसरी जगह ऑपरेट कराया, बेल्ट चैन किसी मेथड से दूसरे सैफ्ट को पे जो लगी पुलिस है उनको ऑपरेट कराया। अब वहाँ से हम आगे अलग अलग मोटर्स पे ट्रांसमिट करें, तो ये क्या है, काफ़ी लॉस ही है, इसमें लॉस ज़्यादा है इस मैकेनिज्म। नॉट सेफ टू ऑपरेट, अब सेफ भी नहीं है क्योंकि ये बेल्ट्स ओपनली ऑपरेट हो रही हैं। नॉइज लेवल एट वर्किंग स्पॉट इज़ हाई, यहाँ पे क्या है, सेफ नहीं है, ये ओपनली ऑपरेट हो रही, चैन बेल्ट जो भी है, गियर्स, तो ये ओपनली ऑपरेट हो रही है। अगर किसी बंदे के आसपास गुजरा तो उसको हैवी इंजरी हो सकती है, तो ये सेफ्टी कंसर्न भी है इसमें। अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल ड्राइव की बात करें, तो if a single motor is used to drive or actuate a given mechanism and it does all the jobs connected with this load, the drive is called individual drive। अगर किसी एक मशीन से एक काम को परफॉर्म किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, जॉब को कंप्लीट किया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल ड्राइव का जो एग्जाम्पल जैसे मिक्सी है, तो एक इंडिविजुअल ड्राइव है। All the operations connected with operating a lathe may be performed by a single motor। आप सब इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने लेथ देखी है, उस पर ऑपरेशन भी किया है, कुछ जॉब्स बनाई होंगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम किसी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक मोटर लगी होती है और वो सारे काम को अंजाम करती है। वहाँ स्पेसिफिकली एक ही काम होता है, जॉब को टर्निंग करना या फिर जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। ईच मोटर इज ड्रिवन बाय इट्स ओन सेपरेट मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर, पुलीज एक्सेट्रा। अगर कई सारे काम परफॉर्म होने तो अलग अलग जो काम है अलग अलग मोटर से होंगे और ये गियर या पुली के थ्रू होगा। डिसएडवांटेज क्या है, पावर लॉस होता है इसमें, बस कई सारी मोटर्स होने की वजह से पावर लॉस ज़्यादा होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मल्टी मोटर ड्राइव, थर्ड एंड लास्ट classification is multi-motor drive। Each operation of the mechanism is taken care of by separate drive motor। यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म आपको डिज़ाइन करना है, जो भी करना है, वो अलग अलग मोटर के थ्रू होगा। एक जॉब को एक ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट मोटर्स की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वर्क्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं। अब अलग अलग मोशंस के लिए हमने अलग अलग मशीन यूज़ करी, काम एक ही होना है। रोबोट्स में भी काम एक होना है, लेकिन मोशन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे हम अलग अलग मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये मल्टी मोटर ड्राइव कहलाएगा।
The system contains several individual drives, each of which is used to operate its own mechanism. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया है. Separate motor are provided for actuating different part of the driven mechanism. ऐसा हमने भी डिस्कस कर लिया. Advantages क्या है? Each machine is driven by separated motor. It can be run and stopped as desired. Mechanism not required can be shut down and also replaced with the minimum dislocation. जो मशीन रिक्वायर्ड नहीं है उसे रोका जा सकता है या फिर उसे हटाने के लिए मिनिमम डिसलोकेशन. सपोज एक मशीन को हमने हटा दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी और बाकी काम हमारा हो रहा है. देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन, जो कि में डिफरेंट मशीन को हम यहाँ पे डाल सकते हैं. In the case of motor fault, only it connected machine will stop, whereas other will continue working undisturbed. अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो हम उसे हटा करके और बाकी काम चलता रहेगा, कोई पूरे काम में बंद करने की जरूरत नहीं है. Absence of belt and line shafts greatly reduced the risk of accidents and operating personnel. बेल्ट शाफ्ट इन सारी चीज़ों की न होने की वजह से जो एक्सीडेंट के चांस है वो बहुत ही कम है. डिसएडवांटेज क्या है? अब इतनी सारी मोटर्स लगेंगी तो डिसएडवांटेज तो होंगे ही. हाई इनिशियल कॉस्ट, तो यहाँ पे इतनी सारी मोटर लगने की वजह से डिसएडवांटेज हो गया कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब हम बात करेंगे टॉर्क, स्पीड, साइन कन्वेंशन की. ये आपका 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है जिसकी हमने पहले बात करी थी. ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन देख सकते हैं. अगर हम एक्सिस पे देखें पहले तो क्लॉकवाइज टॉर्क ये दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे हम क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट मोटरिंग मोड को डिनोट करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है. फिर अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की जो कि रीजनरेटिंग मोड है, उसमें जो एक्स एक्सिस है माइनस एक्स एक्सिस है उस पर काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज वाई एक्सिस पे देखेंगे आप अपर डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया गया है. फिर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की जो कि मोटरिंग ही है लेकिन जैसी है. इसमें जो माइनस एक्स एक्सिस है वो अगेन काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है और जो आपका माइनस वाई एक्सिस है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, रोटेशन भी रिवर्स होगी. ऑन थर्ड इज रीजनरेटिंग मोड. फिर अगर हम वाई माइनस वाई एक्सिस को लेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एक्स एक्सिस के लोअर पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क नज़र आएगा. और इन सब चीज़ों को यहाँ पे टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जाता है. आगे हम बढ़ते हैं. ये आपका 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है. यहाँ पे आप समझ सकते हैं इजीली कि जो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड है और फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग मोड एंड सेकेंड में फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड है एंड थर्ड में है रिवर्स मोटरिंग मोड और फोर्थ में है रिवर्स ब्रेकिंग मोड. जो मेन समझने वाली बात है वो है आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड जिसमें कि चेंज है और बाकी सारे उसके रिवर्स सिनेरियो है उसी चीज़ का. हम यहाँ देखेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में जो लोड टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और मोटर का टॉर्क और जो वेट है वो
सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आप लिफ्ट को कंसीडर करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, वेट, मशीन टॉर्क एंड पावर। अब देखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। आपका जो लोड टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, और जो वेट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो मोटर का टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो क्वाड्रेंट हैं उसमें भी देख सकते हैं हम। जो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोड टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज, और दोनों चीज़ें जो हैं वो जैसा मोटरिंग मोड से आप मोटरिंग मोड से इसको यहाँ से देखिए, मोटरिंग मोड से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। मोटरिंग मोड से इसको आपने कंपेयर किया तो देखेंगे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, मोटर का जो टॉर्क था और जो वेट था वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे दोनों का दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये जो लोड टॉर्क था वो अपोजिट हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स मोटरिंग मोड है, तो मोटरिंग मोड में लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में सब कुछ चला गया है। फिर देखेंगे लास्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम इसको सेकेंड वन से कंपेयर करते हैं तो सारी चीज़ें जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। तो ये सारा आपका डिफरेंस है मोटरिंग मोड का, मतलब फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन में ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी समझ लेते हैं। मोटर इज ड्राइविंग अ होइस्ट consisting of a cage with or without load, a rope wound on the drum to hoist the cage, and balance weight of magnitude greater than that of empty cage but less than that of loaded cage. ठीक है, the arrow in the figure indicates the actual directions of motor torque, load torque and motion in the four quadrants। ऐसा ये सारी चीज़ें हम पहले वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, लेकिन हम अगर कुछ मिलता है ऐसा जो डिस्क्राइब करने लायक है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो एरोस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थर्ड पॉइंट है द लोड टॉर्क ऑफ होइस्ट मैकेनिज्म इज एक्टिव टाइप एंड एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यू टू negligible friction and windage for low speed hoist। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है। स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ द होइस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन passing through two quadrant loaded hoist characteristic in first and fourth quadrant and unloaded in second and third quadrant। मतलब लोडेड की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ में, अनलोडेड की सेकेंड एंड थर्ड में। फिर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द लोड टॉर्क एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रोटेशन, hence the drive the loaded hoist up the motor developed torque must be in the direction of rotation or must be positive। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोटर के अकॉर्डिंग कंडीशन हैं और उसको पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे हैं। द पावर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, सो this quadrant is known as forward motoring quadrant, and the hoisting up of the unloaded cage is represented in the second quadrant, and the counterclockwise is heavier than empty cage. The speed of at which hoist moves upward may reach
अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू स्पीड होस्ट अचीव कर सकती है। टू अवॉइड दिस द मोटर टॉर्क मस्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन of the rotation, or motor torque must be negative. The power will be negative through the speed is positive, so this quadrant is known as forward braking quadrant, मतलब फॉरवर्ड ब्रेकिंग क्वाड्रेंट कहा जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, जो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे उसकी ब्रेकिंग की जा रही है, ठीक है। द थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द empty cage. Downward journey will be opposed by the torque due to the counterclockwise, and the friction at the transmitting part move is downward. The motor torque must be in the direction of the rotation. Electric machine act as a motor but in the reverse direction compared to the first quadrant. जैसा कि हमने वहाँ डिस्कस ही कर लिया था, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे का जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, तो उसे रिवर्स बोला जाएगा। द टॉर्क इज नेगेटिव एज स्पीड इंक्रीज्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन बट द पावर इज पॉजिटिव, दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज रिवर्स मोटरिंग मोड। फोर्थ क्वाड्रेंट as has the downward motion of the load cage, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो केज का जो मोशन है वो डाउनवर्ड जाएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं एज द लोडेड केज हैज़ मोर वेट देन द बैलेंस वेट, टू लिमिट द स्पीड ऑफ द मोशन मोटर टॉर्क मस्ट हैव अपोजिट पोलैरिटी with respect to the rotation and act as a brake, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब कुछ सेकेंड क्वाड्रेंट का उल्टा है, तो ये रिवर्स ब्रेकिंग मोड है। हमें पता है कि वो जो सेकेंड क्वाड्रेंट था वो एक ब्रेकिंग मोड था, यहाँ पे ब्रेकिंग ही हो रही है लेकिन इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेकिंग क्वाड्रेंट। कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर ऑपरेशन, ये डायग्राम है कांस्टेंट टॉर्क एंड कांस्टेंट पावर ऑपरेशन के लिए। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक भी दी हुई है, उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लोड टॉर्क की बात करेंगे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है लोड टॉर्क का, various load torque can be classified into broad categories: active load torque and passive load torque. Load torque which has the potential to drive the motor under equilibrium condition are called active load torques. That is, torque due to the force of gravity, torque due to the tension, load torque which always opposes the motion and change their sign on the reversal of the motion are called passive load torque. That is, torque due to the friction, cutting, etc. तो ये जो टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। कंपोनेंट ऑफ द लोड टॉर्क। अब लोड टॉर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? द लोड टॉर्क कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट। फ्रिक्शन टॉर्क फर्स्ट है, फ्रिक्शन टॉर्क, यहाँ पे हम TF से डिनोट कर रहे हैं इसको। द फ्रिक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एट द मोटर shaft and also is in various part of the load, and friction torque is TF is the equivalent value of various friction torque referred to the motor shaft, ठीक है। विंडेज टॉर्क क्या है?
फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस से पढ़ रखा है, ये विंडेज टॉर्क भी उसी टाइप का है। तो व्हेन मोटर रन्स, wind generates torque opposing the motion. This is known as windage torque. Torque required to do useful mechanical work. Nature of this torque depends upon particular application. ये जो आपका जो नेचर ऑफ टॉर्क है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का इसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं. It may be some function of speed, it may be time invariant or time variant. Its nature, ये टाइम के साथ वेरी भी कर सकता है, टाइम के साथ वेरी नहीं भी कर सकता है. नेचर में ऑल्सो चेंज विद द लोड्स मोड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, इसका नेचर लोड के हिसाब से बदल भी सकता है. फ्रिक्शन टॉर्क कैन also be resolved into 3 components. अब देखिए यहाँ पे तीसरी बार इसको हम बाइफरकेट करने जा रहे हैं और डिवाइड करने जा रहे हैं. आप इस बात को ध्यान रखिएगा. कंपोनेंट TV varies linearly with speed is called viscous friction and is given by VMT, viscous फ्रिक्शन. ठीक है, एंड इज इक्वल टू V ओमेगा, वेयर B is viscous friction coefficient. Another component TC, which is independent of speed, is known as Coulomb friction. Third component TS accounts for additional torque present at standstill. Since TS is present only at the standstill, it is not taken into account in the dynamic analysis. Windage torque TW, which is proportional to the speed squared, is given by this formula. The nature of load torque depends upon the particular application. A low speed hoist is an example of load when the torque is constant and independent of speed. At low speed, windage torque is negligible, therefore net torque is mainly due to the gravity, which is constant and independent of speed. There are drives where Coulomb friction dominates over other torque components. Consequently, torque is independent of speed. Example: paper mill drive, fan, compressors, aeroplanes, centrifugal pumps, ship propellers, high speed hoist, traction are the example of the case where load torque is function of speed.